शाम का समय और दिल्ली का जीबी रोड इलाका चमचमाती रोशनी से नहाए। इस इलाके को नाम से ही सब जानते हैं कि ये एरिया वेश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की कोठों पर अक्सर नई नई लड़कियां लाई जाती है। ऐसे ही एक कोठे पर शाम के समय चहल पहल मची हुई थी। आज यहाँ भी एक लड़की लाई गई थी। उसके साथ रात बिताने के लिए कस्टमर्स की होड़ मची हुई थी। उस कोठे की मालकिन जमनाबाई मुंह में पान खोसते हुए लोगों से कह रही थी कि बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह है, एकदम कच्ची कली। उसके तो मैं अच्छे दाम लूंगी, जिसकी जेब में ज्यादा माल हो वही बात करना, बाकी चलते बनो। बाहर उस लड़की का सौदा हो रहा था और अंदर एक बंद कमरे में वो लड़की भूखी प्यासी बेसुध सी पड़ी हुई थी। उसे रह रहकर अपने घरवालों की याद आ रही थी। मार खा खाकर उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। वो बेबस सी भगवान से दुआ कर रही थी कि कुछ गलत होने से पहले या तो उसे मौत आ जाए या फिर उसे बचाने वो शख्स आ जाए, जो है उसका रखवाला, उसका बॉडीगार्ड। एक बंद बदबूदार कमरे में पड़े पड़े उस लड़की को अपना घर परिवार याद आ रहा था। उसके माता पिता याद आ रहे थे और उन्हें याद करती हुई वो लड़की बेहोश हो गई। तभी उस कमरे में दो लड़कियां चमेली और सोनिया आई और उसे उठाने लगी। उनमें से एक लड़की सोनिया बोली, अरे ये तो बेहोश हो गई है। तो दूसरी लड़की चमेली बोली, है भी तो नाजुक सी, पता नहीं कहां से आई है। दिखने में तो किसी अच्छे घर की लगती है। वैसे नाम क्या बताया था इसने? सोनिया बोली, सिम्मी। इसके बाद उन लड़कियों ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और उसे होश में लेकर आई। सिम्मी बेहोशी की हालत में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। सोनिया और चमेली उसे संभाल ही रही थी कि तभी वहां दो आदमी आए और बोले, होश में लाओ इस लड़की को और ढंग से तैयार करो, बाहर कस्टमर्स की लाइन लगी पड़ी है इसके लिए। सोनिया बोली, हाँ हम इसे तैयार करते हैं, तुम जाओ। फिर वो दोनों आदमी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद चमेली ने सिम्मी को पानी पिलाया और कुछ देर में सिम्मी थोड़ा होश में आए तो सोनिया और चमेली से बोलने लगी, प्लीज यहाँ से निकलने में मेरी मदद कर दो, मुझे अपने घर जाना है। सोनिया ने सिम्मी को हमदर्दी दिखाते हुए उससे कहा, देखो सिम्मी, आज से यही तुम्हारा घर है और हम तुम्हारे अपने। सिम्मी उन दोनों चटखिले कपड़ों में सजी हुई लड़कियों की तरफ देखने लगी। वो रोते हुए बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, मेरे घरवाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। चमेली उसे समझाते हुए बोली, यहाँ जो एक बार आ जाता है वो फिर कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाता। तुम जितनी जल्दी इस दुनिया को अपना लोगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। सिम्मी बोली, तो फिर मुझे जहर लाकर दे दो, यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। वो अपनी बेबसी पर तड़पते हुए बोली। सोनिया बोली, पागलों जैसी बात मत करो, यहाँ जितना मुश्किल जीना है उससे कहीं मुश्किल मरना है। सिम्मी बोली, मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है, मैं इस नरक में नहीं रह सकती, इस जगह रहने से बेहतर तो मर जाना है। वो अपनी बेबसी सी रोते हुए बोली। सोनिया बोली, हमें देखो, हम भी तो रह रहे हैं, हमें भी यहाँ जबरदस्ती लाया गया था, किसी ने धोखे से हमें भी यहाँ बेचा था। शुरू में हमें भी थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे ही रहने की आदत हो गई। ये सब कहते हुए सोनिया के चेहरे पर एक दर्द और अफसोस झलक रहा था। सोनिया को देखकर सिम्मी फफक फफक कर रोने लगी तो चमेली उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगी। वो बोली, चुप हो जा सिम्मी, कब तक रोती रहेगी इसी तरह, देख क्या हाल बना लिया है तूने अपना। वो सिम्मी के आंसू पोंछते हुए बोली। फिर चमेली उसका ध्यान बटाने के लिए उससे पूछने लगी, अच्छा सिम्मी, अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे परिवार में कौन है और तुम यहाँ कैसे पहुंची। परिवार की बात सुनकर सिम्मी अब अपने अतीत में खो गई और बीते पल याद करने लगी। दोपहर का समय था, सुवर्णा जी किचन में बिजी थी। वो जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते वो खुद से बात करने लगी, ये अधिराज जी भी ना खुद की चीजें तक संभाल कर नहीं रख सकते। इनके चक्कर में लंच बनाने में लेट हो गया। अब सिम्मी कॉलेज से आएगी तो आते ही लंच के लिए पूछेगी। डॉट उद्धरण चिन्ह। थकी हुई खुद से बातें करते हुए सुवर्णा जी तेजी से हाथ चलाने लगी। कुछ देर में खाना तैयार हो गया तो सुवर्णा जी सिम्मी के लिए जूस तैयार करने लगी। वो काम में बिजी ही थी कि तभी पीछे से किसी ने आकर उसकी आंखें बंद कर ली। सुवर्णा जी मुस्कुराकर बोली, आ गई सिम्मी बेटा। ये कहकर उन्होंने सिम्मी का हाथ अपनी आंखों से हटाया और उसकी तरफ पलटी। पीछे पलटकर उन्होंने देखा कि सिम्मी कॉलेज बैग लेकर उनके सामने खड़ी थी। उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर सुवर्णा जी अपनी थकान भूल गई। सिम्मी बोली, हमेशा की तरह आज भी आपने पहचान लिया कि मैं हूँ। सुवर्णा जी बोली, और क्या, माँ हूँ तेरी। सिम्मी सिम्मी अपना बैग रखते हुए बोली, ओह कम ऑन मॉम, अब ले देकर मैं ही तो हूँ इस घर में जो आपकी आंखें बंद सकती है। डैड तो करेंगे नहीं, और आपने भी मुझे जन्म देने के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए, तो बच्चा कौन, मैं ही ना, इसीलिए आप मुझे पहचान लेती हैं। सुवर्णा जी बोली, हाँ हाँ तुम तो अंतर्यामी हो, सब पता है तुम्हें। चलो अब फटाफट खाना खाओ, बातें फिर करते रहना। सिम्मी माथे पर हाथ मारती हुई बोली, ओह सॉरी मॉम, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि आज कॉलेज में फ्रेंड का बर्थडे था तो उसने बर्थडे ट्रीट दी थी, तो वहीं पिज्जा वगैरह खा लिया था। सुवर्णा जी उसके पीछे पीछे घूमते हुए बोली, अरे तो थोड़ा तो लंच कर लो बेटा, पिज्जा से थोड़ी ना पेट भरता है।
सिम्मी पर्स उठाकर जाते हुए बोली, मॉम सच में मुझे भूख नहीं है। अच्छा मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ दोस्तों के साथ। बाय मॉम। ये कहते हुए वो सुवर्णा जी के गाल पर किस करके चली गई। सुवर्णा जी, अरे लेकिन सिम्मी जूस तो पी लेती, कहती रह गई। और सुवर्णा जी, ये लड़की भी ना तूफान ही है, कहती हुई किचन में चली गई। सिम्मी, जिसका पूरा नाम सिमरन था, अधिराज और सुवर्णा जी की इकलौती बेटी है। कॉलेज गोइंग गर्ल सिम्मी अपनी मां सुवर्णा जी पर गई थी। सुंदर, चुलबुली और बेफिक्र सिम्मी को अधिराज और सुवर्णा जी ने बहुत ही नाजों से पाला था। अधिराज जी पुलिस विभाग में उच्च पद पर नियुक्त थे और अपनी ईमानदारी के लिए सारे पुलिस महकमे में जाने जाते थे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अपराधियों को कानून से सजा दिलवाई थी। जहां उनके कई प्रशंसक थे तो कुछ दुश्मन भी थे, लेकिन इन सब से अधिराज जी बाहर ही बाहर निपट लेते। घर में इन बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। घर में वो एक आम इंसान की तरह थे, जो अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करते थे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। वहीं सुवर्णा जी एक सुशिक्षित और संस्कारी गृहिणी थी, जिसकी दुनिया उसके पति और बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। सिम्मी उनकी एकलौती बेटी थी, इसलिए उन्होंने उस पर कभी कोई रोक टोक नहीं की। वो चाहते थे कि उनकी बेटी जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, इसलिए उन्होंने भी सिम्मी के साथ साथ अपनी सोच को भी आधुनिक रखा। यूं तो सिम्मी हर तरीके से उनकी अच्छी बेटी थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक कमी थी कि वो थोड़ा जिद्दी थी। जिस चीज को लेकर वो जिद पकड़ ले तो उसे लेकर ही मानती। उसकी सिर्फ इसी आदत की वजह से सुवर्णा जी कभी कभी परेशान हो जाती। वो सोचती कि कहीं सिम्मी अपनी जिद में कभी किसी गलत शख्स को न चुन ले। इसके लिए वो गाहे बगाहे उसे समझाती भी रहती कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, लोगों की पहचान करना सीखो। जरूरी नहीं जो अच्छा दिखे वो अच्छा ही हो। लेकिन सिम्मी इन सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। घर में किसी को पता नहीं था कि सिम्मी किसी लड़के से प्यार करती है, जिसका नाम राहुल था। राहुल सिम्मी के ही कॉलेज में पढ़ता था और उसका क्लासमेट था। वो दोनों ही एक दूसरे के पसंद करते थे। राहुल सिम्मी की क्लास में न्यू स्टूडेंट था और काफी स्मार्ट था, इसलिए उस पर लड़कियां मरती थी। लेकिन राहुल ने उन सब को छोड़कर सिम्मी को प्रपोज किया और सिम्मी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन इस बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, सिर्फ सिम्मी की एक दो दोस्तों को ही पता था। राहुल ने सिम्मी से किसी को भी इस बारे में बताने से मना कर रखा था, क्योंकि उसे डर था कि सिम्मी के पापा पुलिस में हैं तो कहीं वो राहुल के बारे में जानकर उससे जेल न भिजवा दें। सिम्मी अक्सर कहा करती कि मेरे पापा ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल कहता कि सिम्मी सारे डैड अपनी बेटी को लेकर पॉजिटिव रहते हैं। तुम्हारे डैड तो बल्कि पुलिस वाले हैं, ऐसे में कहीं उन्हें पता लग गया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं तो पता नहीं वो क्या करें। इससे बेटर है कि किसी को कुछ न बताया जाए, सही वक्त आने पर हम खुद बता देंगे। सिम्मी को भी राहुल की बात ठीक लगी तो उसने अपने रिश्ते को सीक्रेट ही रखा। सिम्मी की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। तभी एक दिन अधिराज जी को खुफिया विभाग से जानकारी मिली कि उनके कुछ दुश्मनों की नजर उनकी बेटी सिम्मी पर है। वो अधिराज जी से बदला लेने के लिए उनकी बेटी सिम्मी को टारगेट कर सकते हैं और अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं। ये खबर मिलने के बाद अधिराज जी अक्सर परेशान रहने लगे। उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती। सिम्मी को लेकर वो बहुत चिंतित रहने लगे। सुवर्णा जी ने कई बार उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी, लेकिन अधिराज जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया और काम का प्रेशर कहकर टाल दिया। वो नहीं चाहते थे कि सुवर्णा जी भी ये सुनकर परेशान हो जाए। जब भी वो सिम्मी को हंसते खिलखिलाते देखते तो उन्हें डर रहता कि कहीं कोई उनकी बेटी की मुस्कुराहट उससे छीन न ले। इसी डर से वो आजकल उसे कॉलेज छोड़ने भी चले जाते। सिम्मी उनसे कहती कि पापा आप मुझे कॉलेज छोड़ने मत आया करो, स्टूडेंट्स डर जाते हैं आपको देखकर। लेकिन अधिराज जी मजाक में उसकी बात टाल देते। एक दिन तो स्कूल के प्रिंसिपल ने भी उनसे कहा कि सर आप कॉलेज आते हैं तो स्टूडेंट्स में थोड़ा डर का माहौल बन जाता है। बाकी स्टूडेंट्स सिम्मी से दूरी बनाकर रहते हैं। इन सब से सिम्मी का पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहेगा। आप प्लीज सिम्मी को इंडिपेंडेंट बनने दे तो उसके लिए अच्छा होगा। बेचारे अधिराज जी क्या कहते। प्रिंसिपल को बता भी नहीं सकते थे कि उनकी बेटी की जान को खतरा है, इसलिए वो उसे छोड़ने आते हैं। खैर अब वो खुद न आकर सिम्मी को उसकी सहेलियों के साथ ही कॉलेज भेजते और फोन करके पता कर लेते कि वो समय पर कॉलेज पहुंची या नहीं। कभी कोई और काम होता तो वो सिम्मी के साथ सुवर्णा जी को भेज देते, लेकिन फिर भी उन्हें डर ही लगा रहता। इसी डर से जूझते हुए एक दिन वो पुलिस हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहे थे कि तभी एक सीनियर इंस्पेक्टर उनके पास आया और उन्हें सैल्यूट करके बोला, क्या बात है सर, जिन्हें देखकर अपराधी टेंशन में आ जाते हैं, आज वो खुद टेंशन में है। अधिराज जी बोले, हाँ इंस्पेक्टर विनय, जब से वो खबर मिली है तब से परेशान ही हूँ। इंस्पेक्टर विनय बोला, सर आई कैन अंडरस्टैंड, आपकी चिंता जायज है, लेकिन सर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी बेटी के लिए एक बॉडीगार्ड रख लीजिए। अधिराज जी बोले, विनय बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन खुफिया विभाग की खबर के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या पता जिसे मैं बॉडीगार्ड रखूं वो बॉडीगार्ड के भेष में कोई दुश्मन निकले।
उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर विनय बोला, तो सर आप ऐसा कीजिए, किसी भरोसेमंद पुलिस वाले को ही बॉडीगार्ड के तौर पर रख लीजिए। आप चाहे तो इस बारे में अपने बड़े अधिकारियों से भी बात कर सकते हैं। अधिराज जी को विनय की बात ठीक लगी। उन्होंने अगले दिन ही अपने कुछ बड़े अधिकारियों से इस बारे में बात की और उन्हें खुफिया विभाग की जानकारी के बारे में भी बताया। सभी अधिकारियों ने उनकी चिंता को जायज ठहराया और उनसे अपनी बेटी के लिए एक पुलिस वाले को ही बॉडीगार्ड रखने को कहा। इसके लिए उन्हें कुछ पुलिस वालों के नाम भी सुझाए। अधिराज जी ने उन सब पुलिस वालों की फाइल मंगवाए और अपने केबिन में बैठकर उन्हें चेक करने लगे। उन फाइल्स में सभी पुलिस वालों के रिकॉर्ड थे, जो कि काफी अच्छे थे। अधिराज जी एक एक करके सभी फाइल्स को चेक करने लगे। उनमें से कुछ जवान थे तो कुछ 35-40 की उम्र वाले। अधिराज जी सोचने लगे कि पहले तो सिम्मी अपने साथ किसी बॉडीगार्ड को ले जाने को ही तैयार नहीं होगी। अगर मान भी गई तो इतने लंबे चौड़े पुलिस वालों को तो कभी अपने साथ कॉलेज लेकर नहीं जाएगी। इसलिए उसके लिए कोई ऐसा बॉडीगार्ड देखना पड़ेगा जो उसका हमउम्र दिखता हो। अब वो सिम्मी के हमउम्र पुलिस वालों की फाइल चेक करने लगे। इनमें से उन्हें एक पुलिस वाला पसंद आया। वो देखने में अच्छा ही था और साधारण परिवार से था। उसका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा था। उसे देखकर अधिराज ने उसे ही सिम्मी का बॉडीगार्ड बनाने का सोचा। जब उन्होंने उसका नाम चेक किया तो देखा कि फाइल में उसका नाम लिखा था वीर। वीर अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी वीर ही था। 28 वर्षीय वीर ने कई केस अपनी सूझबूझ और बहादुरी से सॉल्व किए थे। वीर के घर में बस उसकी माँ और एक छोटी बहन थी। पिता का बहुत पहले स्वर्गवास हो गया था। उसकी माँ और बहन भी गांव में रहती थी। वीर अकेला ही शहरी इलाके में रहता था। यहाँ उसने एक छोटा सा घर ले रखा था। उसकी माँ गांव में रहती थी तो घर की देखभाल के लिए उसने एक नौकर शंभू काका को काम पर रख हुआ था। घर के सारे काम शंभू काका करते और वीर अपना सारा समय अपने फर्ज और ड्यूटी को देता। दिल्ली का एक पुलिस स्टेशन, जहां वीर मॉर्निंग में अपनी ड्यूटी पर आता है और आने के बाद अपने सीनियर के केबिन में जाता है। उन्हें सैल्यूट करने के बाद वीर उनसे पूछता है, सर आपने अचानक याद किया। उद्धरण चिन्ह। उसके सीनियर वीरेंद्र उसे देखकर कहते हैं, आओ वीर, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। वीर बोला, जी सर कहिए। वीरेंद्र जी बोले, वीर तुम अधिराज जी को तो जानते ही होंगे। उद्धरण चिन्ह। वीर बोला, जी सर, उन्हें कौन नहीं जानता, वो मेरे रोल मॉडल है। वीरेंद्र बोले, हाँ, उनकी एक बेटी है सिम्मी, जिसकी जान को खतरा है। कुछ एंटी नेशनल लोगों के निशाने पर अधिराज जी और उनका परिवार है। खासकर उनकी बेटी। तो उसकी सुरक्षा के लिए तुम्हें उसके साथ रहना होगा। वो एक स्टूडेंट है तो उसके कॉलेज से लेकर हर जगह तुम्हें उसके साथ उसका बॉडीगार्ड बनकर रहना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वीर बोला, ओके सर, जैसा आप कहें। लेकिन सर मैं वापस अपनी ड्यूटी कब ज्वाइन करूंगा? मेरा मतलब है मुझे कितने समय तक अधिराज जी के घर में रहना होगा? उद्धरण चिन्ह। वीरेंद्र बोले, इस केस में कुछ लोगों की तलाश जारी है जिनके टारगेट पर सिम्मी है। जैसे ही वो लोग पकड़े जाएंगे, तुम्हारी वहां ड्यूटी खत्म हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। वीर बोला, ओके सर। वीरेंद्र बोले, तुम आज ही पुलिस हेडक्वार्टर चले जाओ और वहां जाकर अधिराज जी से मिलो। उद्धरण चिन्ह। वीर बोला, जी सर। इसके बाद वीर उन्हें सैल्यूट करके थाने से बाहर निकला और वहां से सीधा हेडक्वार्टर चला गया। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर वीर अधिराज जी के केबिन में गया। वहां जाकर उसने अधिराज को सैल्यूट किया और बोला, इंस्पेक्टर वीर रिपोर्टिंग सर। उद्धरण चिन्ह। अधिराज जी बोले, हेलो इंस्पेक्टर वीर, आओ बैठो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उन्होंने वीर को चेयर पर बैठने का इशारा किया। फिर अधिराज जी ने बात शुरू की, इंस्पेक्टर वीर, वीरेंद्र जी ने तुम्हें बता ही दिया होगा कि तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है। उद्धरण चिन्ह। वीर बोला, जी सर। अधिराज जी बोले, इंस्पेक्टर वीर, मेरी बेटी कुछ लोगों के टारगेट पर है। वो स्टूडेंट है तो अपनी जिंदगी में मस्त रहती है। मैं उसे ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता। और अगर बता भी दिया तो वो इस बात को सीरियसली नहीं लेगी। इसलिए मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसके साथ हर पल रह सके। इस काम के लिए मुझे तुम ठीक लगे। मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड्स देखे हैं। इट्स इम्प्रेसिव। वीर बोला, थैंक यू सर। अधिराज जी बोले, तो इंस्पेक्टर वीर, तुम कल से ही अपनी नई ड्यूटी ज्वाइन कर लो। हमारे घर पर शिफ्ट हो जाओ। तुम्हें वहां किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वीर बोला, ओके सर। इसके बाद वो दोनों खड़े हो गए और अधिराज जी वीर की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोले, सो सी यू टुमारो इंस्पेक्टर वीर। वीर उनसे हाथ मिलाते हुए बोला, श्योर सर, हैव अ नाइस डे। ये कहकर वीर उनके केबिन से निकल गया। अधिराज जी सोचने लगे कि अच्छा इंसान लगता है। उम्मीद करता हूं कि सिम्मी को भी वीर से मिलकर अच्छा लगे। अगले दिन सुबह 8 बजे वीर अधिराज जी के घर के सामने था। उसने नीचे से ऊपर तक नजर दौड़ाई तो देखा कि उनका 3 मंजिला घर अच्छी जगह में बना था। घर के आगे एक गार्डन और वहां कुछ बेत की कुर्सी और मेज रखी हुई थी। घर के बाहर 2 सशस्त्र सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। वीर अपना सामान लेकर गेट पर पहुंचा और अपनी आईडी दिखाकर अंदर चला गया।
अंदर जाकर उसने देखा कि अधिराज जी अपनी पत्नी के साथ गार्डन में बेत की कुर्सियों पर बैठकर चाय पी रहे थे। वीर को देखकर अधिराज जी बोले, आओ वीर, वेलकम। वीर उनसे हाथ मिलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। इसके बाद उन्होंने वीर को बैठने को कहा और उसे सुवर्णा जी मिलवाते हुए बोले, ये मेरी बेटा हाफ सुवर्णा है, और सुवर्णा, ये है सीनियर इंस्पेक्टर वीर। वीर ने सुवर्णा जी की ओर देखते हुए तहजीब से हेलो मैम कहा। अधिराज जी सुवर्णा जी से बोले, आज से ये कुछ समय के लिए यही रहेंगे हमारे साथ। उद्धरण चिन्ह। सुवर्णा जी मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है वीर बेटा, मैंने तुम्हारा कमरा रेडी करवा दिया है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। उद्धरण चिन्ह। वीर बोला, जी मैम। सुवर्णा जी बोली, आंटी कहोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। वीर बोला, ओके आंटी। अच्छा, अगर आप मुझे रूम बता देती तो। वीर ने इतना कहकर बात अधूरी छोड़ दी। सुवर्णा जी बोली, जरूर बेटा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ये कहकर सुवर्णा जी अंदर की ओर चली गई और वीर उनके पीछे पीछे चलने लगा। सुवर्णा जी ने वीर को उसका कमरा दिखाया और फिर किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। वीर अपने कमरे में जाकर अपना सामान अनपैक करने लगा। इस दौरान उसे तेज म्यूजिक की आवाज आने लगी। वीर सोचने लगा कि इतनी सुबह कौन होगा जो तेज आवाज में गाने सुन रहा होगा। फिर उस आवाज को इग्नोर करके वो अपने कपड़े और बाकी सामान सेट करने लगा। बीच बीच में उसे ऊपर वाले कमरे से उछल कूद करने की आवाज आने लगी तो वो डिस्टर्ब होने लगा। तभी सुवर्णा जी उसे नाश्ते के लिए बुलाने आ गई। वो बोली, वीर बेटा, नाश्ता रेडी है, अधिराज जी डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वीर बोला, जी आंटी, आप चलिए मैं भी आता हूँ। फिर सुवर्णा जी जाने लगी तो उसने उन्हें पीछे से आवाज दी, आंटी। उद्धरण चिन्ह। सुवर्णा जी पलटकर बोली, हाँ बेटा। वीर बोला, ये तेज म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है? सुवर्णा जी बोली, ये आवाज हमारी बेटी सिम्मी के कमरे से आ रही है। ऊपर वाला कमरा उसी का है। वो क्या है ना, उसे सुबह उठकर तेज म्यूजिक लगाकर डांस करने की आदत है, तो ये शोर उसी के कमरे से आ रहा है। वीर बोला, ओह अच्छा। इसके बाद सुवर्णा जी उसे जल्दी आने को कहा और खुद जाकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। सुवर्णा जी काम कर ही रही थी कि तभी अधिराज जी तैयार होकर आए और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोले, सुवर्णा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। सुवर्णा जी बोली, कहिए। अधिराज जी बोले, सुवर्णा, वीर को यहाँ मैंने बुलाया है सिम्मी की सुरक्षा के लिए। उद्धरण चिन्ह। सुवर्णा जी उन्हें सवालिया नजरों से देखती हुई बोली, मैं समझी नहीं। सिम्मी की सुरक्षा के लिए क्यों? अधिराज जी बोले, हमारी सिम्मी पर खतरा है। उद्धरण चिन्ह। अधिराज जी की बात सुनकर सुवर्णा जी सकते में आ गई। वो परेशान होकर बोली, खतरा? किससे खतरा है हमारी बेटी को? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, गलत लोगों से मत उलझिए, लेकिन आप मानते कहाँ हैं? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, फिर देखना आप। अधिराज जी बोले, अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ, पूरी बात तो सुन लो। अरे आजकल शहर में क्राइम बहुत बढ़ गया है, लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। मुझे कभी कभी सिम्मी की बहुत फिक्र होती है, इसलिए मैंने उसकी सेफ्टी के लिए कुछ समय के वीर को यहाँ बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। अधिराज जी ने सुवर्णा जी को परेशान देखकर बात बदल दी। सुवर्णा जी अब थोड़ी शांत होकर बोली, अच्छा ये बात है। मैं तो एक पल के लिए डर ही गई थी कि पता नहीं क्या बात है। वैसे अगर क्राइम इतना बढ़ ही रहा है तो आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? थोड़ा अलर्ट रखिए अपने डिपार्टमेंट को। सिम्मी के लिए तो वीर बुला लिया आपने, लेकिन बाकी लड़कियों का क्या? उनकी सुरक्षा भी तो आपकी ही जिम्मेदारी है ना। उद्धरण चिन्ह। अधिराज जी बोले, हाँ आजकल लगे हुए हैं इसी काम में। उद्धरण चिन्ह। और मन ही मन सोचने लगे कि इन बीवियों को भी बस जरा सी बात बताई नहीं कि लंबा चौड़ा प्रवचन दे देती है। बताओ, कोई कहेगा कि जिस अधिराज के नाम से अपराधी कांपते थे, उनकी बीवी उन्हें इस तरह डायलॉग मार देती होगी। ये सोचते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी वीर वहां आ गया और आकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गया। सुवर्णा जी ने अब अधिराज जी और वीर को नाश्ता परोसने लगी। अधिराज जी बोले, सिम्मी नहीं आए अभी। सुवर्णा जी बोली, लेट उठी है मैडम, अब हो रही होगी तैयार, आ जाएगी वो, तब तक आप लोग नाश्ता कीजिए। वो दोनों अब नाश्ता करने लगे। नाश्ते के दौरान अधिराज जी ने वीर से पूछा, तो वीर कब से जा रहे हो सिम्मी के साथ कॉलेज? वीर बोला, सर आज से ही। अधिराज जी बोले, आज तुम अपने पर्सनल वर्क कंप्लीट कर लो, सिम्मी के साथ कल से चले जाना। वीर बोला, सर ड्यूटी पहले है, पर्सनल वर्क तो होते रहेंगे। अधिराज और सुवर्णा जी वीर की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। अधिराज जी बोले, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। इसके बाद नाश्ता करके वीर अपने कमरे में चला गया और सिम्मी के साथ जाने की तैयारी करने लगा। वहीं कुछ देर में सिम्मी तैयार होकर जीन्स और एक क्रॉप टॉप में बालों को कल किए हुए अपना कॉलेज बैग लेकर नीचे आई। सुवर्णा जी उससे बोली, आओ बेटा, नाश्ता रेडी है। सिम्मी वॉच देखती हुई बोली, मॉम मुझे लेट हो रहा है, मैं कॉलेज में ही खा लूंगी कुछ।
सुवर्णा जी बोली, अच्छा चलो जूस पीकर जाओ। उद्धरण चिन्ह। सिम्मी मुंह बनाए परेशान होती हुई बोली, मॉम लेट हो रहा है। सुवर्णा जी ने अब उसे जबरदस्ती जूस का ग्लास थमा दिया और वो फटाफट जूस खत्म करने लगी। इसके बाद वो फटाफट बाय मॉम बाय डैड कहते हुए जाने लगी तो अधिराज जी बोले, रुको सिम्मी बेटा, आज से तुम अकेली कॉलेज नहीं जाओगी। सिम्मी रुकते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन डैड? अधिराज जी बोले, आज से ये भी तुम्हारे साथ कॉलेज जाएंगे। अधिराज जी ने कमरे से बाहर आते हुए वीर की तरफ इशारा किया। सिम्मी ने गौर से देखा तो पाया कि एक यंग और फिट सा लड़का पैंट शर्ट में उसके सामने खड़ा था। दिखने में ठीक ठाक ही था लेकिन उसके राहुल जैसा मोस्ट हैंडसम नहीं था। सिम्मी ने उसकी ओर देखकर अपने डैड से पूछा, ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। अधिराज जी बोले, ये है सीनियर इंस्पेक्टर वीर, इन्हें तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। आज से तुम्हारे साथ कॉलेज जाएंगे। और सिर्फ कॉलेज ही नहीं, ये हर टाइम तुम्हारे साथ रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। सिम्मी मुंह बनाती हुई बोली, लेकिन क्यों डैड, मुझे किसी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसके डैड बोले, सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बॉडीगार्ड है ये तुम्हारे। अच्छा चलो बॉडीगार्ड ना सही, अपना दोस्त समझकर इन्हें अपने साथ ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। सिम्मी को अब गुस्सा आने लगा। वो इस बारे में और बात करना तो चाहती थी लेकिन उसे कॉलेज के लिए लेट हो रही थी तो वो गुस्से में पैर पटकती हुई आगे चली गई। फिर अधिराज जी ने वीर से उसके पीछे जाने का इशारा किया और साथ ही उसे सच न बताने का भी इशारा किया। वीर ने हल्के से सिर हिलाकर उनकी बात पर सहमति दी। वीर ने बाहर जाकर देखा तो सिम्मी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। वीर अब चुपचाप उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। सिम्मी आंखों में गॉगल लगाए च्यूइंग चबाते हुए ड्राइविंग करने लगी। वीर ने एक नजर उसकी तरफ देखा तो पाया कि दिखने में तो वो नाजुक सी थी लेकिन नखरे इतने कि बस पूछो ही मत। वीर को पता भी नहीं चला कि कब वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। वो उसकी ओर देख ही रहा था कि सिम्मी बोली, सामने देखो, डैड ने तुम्हें मेरी शक्ल देखने के लिए नहीं रखा है। वीर अब थोड़ा एम्ब्रेस होकर दूसरी ओर देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, बचकर रहना होगा इससे तो। पता नहीं कब क्या कहने लगे। कुछ देर में कॉलेज भी आ गया और सिम्मी गाड़ी पार्क करके कॉलेज कैंपस की ओर जाने लगी। वीर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा तो सिम्मी बोली, तुम क्यों आ रहे हो मेरे पीछे पीछे? उद्धरण चिन्ह। वीर भी अब थोड़े अपने अंदाज में बोला, तुम्हारे डैड के ऑर्डर पर। वैसे भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है तो मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। सिम्मी बोली, ठीक है, लेकिन मुझसे दूर ही रहना थोड़ा। कॉलेज में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, वरना सब मेरा मजाक बनाएंगे। वीर बोला, ओके। इसके बाद सिम्मी कैंपस की ओर चली गई। वीर भी उससे कुछ दूरी पर उस पर नजर रखने लगा। सिम्मी आगे जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास के लिए चली गई। क्लास के बाद सिम्मी लाइब्रेरी में चली गई। वहां राहुल उसका वेट कर रहा था। सिम्मी को देखकर वो बोला, क्या बात है सिम्मी, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा? उद्धरण चिन्ह। सिम्मी बोली, हाँ यार, वो डैड ने एक बॉडीगार्ड लगा दिया है पीछे। राहुल बोला, बॉडीगार्ड, लेकिन क्यों? सिम्मी बोली, पता नहीं यार, एक तो हम वैसे ही ज्यादा मिल नहीं पाते हैं, अब ये बॉडीगार्ड और आ गया है, मेरा तो दिमाग खराब हुआ जा रहा है। राहुल बोला, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, हम मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे। राहुल की बात पर सिम्मी स्माइल करने लगी। तभी उसने देखा कि वीर लाइब्रेरी के बाहर आ रहा था तो वो राहुल को अलर्ट करके किताबों में ध्यान लगाने लगी। कुछ देर में कॉलेज की छुट्टी हो गई तो सिम्मी अपनी फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करती हुई पार्किंग एरिया में आ गई। उसकी बाकी फ्रेंड्स तो चली गई थी, बस एक पूजा नाम की लड़की उसके साथ खड़ी थी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। पूजा उससे बोली, सिम्मी, ये तुम्हारी कार के पास कौन खड़ा है? उद्धरण चिन्ह। सिम्मी ने देखा कि वीर उसका कार के पास वेट कर रहा था। वीर को देखकर वो बोली, अरे यार ये वीर है, मेरा बॉडीगार्ड। उद्धरण चिन्ह। पूजा हैरानी से बोली, तूने बॉडीगार्ड भी रख लिया और बताया भी नहीं? सिम्मी बोली, अरे यार डैड ने रखा है, वो भी जबरदस्ती। मुझे तो गुस्सा और आ रहा है इसे देखकर, इसके रहते अब फ्रीली कहीं घूम भी नहीं सकती, हर टाइम मुझ पर नजर रहती है इसकी, ऐसा लगता है जैसे सर पर कोई तलवार लटकी हुई हो। पूजा बोली, अच्छा तुझे एक आइडिया दूं, तू भी बॉडीगार्ड मूवी की करीना की तरह इसे बिजी कर दे, फिर इसका भी ध्यान तुझ पर से हट जाएगा। ये कहते हुए पूजा हंस दी। सिम्मी थोड़ा गुस्सा करती हुई बोली, पागल है क्या, मुझे इसे एंटरटेन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मेरे पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है राहुल, उसे पता लग गया तो इसके चक्कर में हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। पूजा बोली, कोई नहीं यार, तेरे डैड ने अगर इसे तेरे साथ भेजा है तो जरूर इसमें तेरा ही भला छुपा होगा। सिम्मी ने हम कहा लेकिन मन ही मन कहने लगी कि भला माय फुट। इसके बाद पूजा अपने घर चली गई और सिम्मी भी वीर की ओर चाबी फेंककर गाड़ी में बैठ गई। वीर अब ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कुछ देर में वो सिम्मी को लेकर घर आ गया।
घर आने के बाद वीर अपने कमरे में चला गया और सिम्मी अपनी मॉम से इस बारे में सवाल जवाब करने लगी। सिम्मी सुवर्णा जी से वीर को लेकर बहस करने लगी। वो बोली, मॉम, ये सब क्या है? ये रातों रात बॉडीगार्ड कहाँ से आ गया? आपने मुझसे बिना पूछे या बिना बताए उसे मेरे पीछे लगा दिया। सुवर्णा जी उससे बोली, इस बारे में तुम अपने पापा से बात करना, मुझसे मत कहो, मुझे तुम दोनों के बीच नहीं पड़ना। सिम्मी अब मुंह बनाए कमरे में चली गई। शाम को अधिराज जी आए तो सुवर्णा जी ने उन्हें बता दिया कि सिम्मी मुंह फुलाए बैठी है। अब अधिराज जी सिम्मी के कमरे में गए और उसे समझाने लगे, देखो सिम्मी बेटा, ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, और तुम चाहो या न चाहो तुम्हें वीर को अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें वीर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, इनमें से कोई और पुलिस वाला चुन लो, हम उसे तुम्हारा बॉडीगार्ड बना देंगे। अधिराज जी ने उसकी और बाकी पुलिस वालों की फाइल रखते हुए कहा। सिम्मी ने बेमन से वो फाइलें देखी तो पाया कि कुछ पुलिस वाले तो उसके पापा की उम्र के लग रहे थे। कोई बड़ी बड़ी मूंछों वाला था तो कोई 6 फीट लंबा चौड़ा। सिम्मी ने फट से फाइल बंद कर दी तो अधिराज जी बोले, क्या हुआ, नहीं आया कोई पसंद? बेटा मैंने सब देख सुनकर वीर को यहाँ बुलाया है, वैसे भी कुछ दिनों की ही बात है, इसके बाद वीर का कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा तो उसकी यहाँ की ड्यूटी भी खत्म हो जाएगी। सिम्मी अब कुछ नहीं कह पाए, उसकी खामोशी गवाह थी कि वो अपने डैड की बात मानने को मजबूर थी। अगले दिन से वीर सिम्मी के साथ दिल्ली कॉलेज जाने लगा। सिम्मी भी उसे बेमन से अपने साथ ले जाती, लेकिन उससे कोई बात नहीं करती। वीर भी बस अपने काम से कम रखता। सिम्मी पहले अपने फ्रेंड सर्किल में बहुत घूमा फिरा करती थी, लेकिन अब उसका घूमना बहुत कम हो गया था। राहुल से भी वो बस कॉलेज में ही मिलती, लेकिन वहां वो उसके साथ अकेले में समय नहीं बिता पाती। अधिराज जी ने अब सिम्मी को सख्त हिदायत दी थी कि अब वो पढ़ाई पर ध्यान दे और घूमना फिरना कम कर दे। उन्होंने सिम्मी से अब अपने करियर पर ध्यान देने को कहा। करियर तो असल में एक बहाना था, अधिराज जी नहीं चाहते थे कि सिम्मी ज्यादा बाहर रहे। आखिर पिता थे वो उसके, सब कुछ ठीक करने के बाद भी चिंता होना लाजमी था। लेकिन वीर के होते उनकी चिंता कम हो गई थी। राहुल के साथ बहुत समय से अकेले में समय न बिता पाने के कारण सिम्मी थोड़ी परेशान थी। एक दिन उसने राहुल से कहीं मिलने का प्लान बनाने के लिए कहा। राहुल बोला, ठीक है, आज कॉलेज के बाद हम किसी कैफे में चलते हैं और कुछ समय वहां अकेले में बिताते हैं। उद्धरण चिन्ह। सिम्मी बोली, लेकिन वीर। राहुल बोला, वीर को बोल देंगे कि हम बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो हमें अकेला छोड़ देता है तो ठीक है, वरना उसे भी साथ लेकर चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सिम्मी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है, न कि मेला लगा के। राहुल बोला, तो वीर को बोल देंगे कि गाड़ी में वेट करे, हमें कुछ खास टॉपिक डिस्कस करने हैं। सिम्मी को राहुल का आइडिया ठीक लगा तो उसने कॉलेज की छुट्टी के बाद वीर से कहा कि मैं अपने फ्रेंड के साथ कैफे जा रही हूं, तुम घर चले जाओ। वीर ने अधिराज सर का ऑर्डर कहकर अकेले घर जाने से मना कर दिया और साथ ही सिम्मी से भी घर चलने को कहा। सिम्मी कैफे जाने की जिद करने लगी तो वीर बोला, ठीक है, मैं सर से पूछ लेता हूं, अगर वो बोल देंगे तो चली जाना। तभी सिम्मी ने उसे डैड को फोन न करने को कहा और फिर राहुल से बाद में बात करने का कहकर गुस्से में वीर के साथ घर चली गई। घर जाने के बाद सिम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अधिराज जी ने उसका बिगड़ा हुआ मूड देखा तो समझ गए कि जरूर कुछ तो हुआ है आज। उन्होंने वीर से अकेले में सिम्मी के बारे में पूछा तो वीर ने उन्हें बता दिया कि सिम्मी को कैफे जाना था अपने एक फ्रेंड के साथ, लेकिन फिर मैं आपसे कॉल करके पूछने लगा तो उन्होंने मना कर दिया। अधिराज जी पूछने लगे, कौन सा फ्रेंड था वैसे? वीर बोला, कोई राहुल नाम का फ्रेंड था। अधिराज जी सोचने लगे कि राहुल के बारे में तो कभी सिम्मी से सुना नहीं, शायद कोई नया दोस्त हो। लेकिन फिर उन्हें सिम्मी की फिक्र होने लगी तो वो वीर से बोले, देखो वीर, चाहे कोई भी दोस्त हो, तुम उसे किसी के भी साथ अकेले नहीं भेजोगे, हमेशा उसके साथ रहोगे, और अगर वो जिद करे तो जरूरत पड़ने पर उसे जबरदस्ती उठा लाना, लेकिन उसे अकेला मत छोड़ना। वीर ने जी सर कहा और फिर अपने रूम में चला गया। इस घटना के एक हफ्ते बाद ही राहुल का जन्मदिन था। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ शाम को घर पर पार्टी रखी थी। सिम्मी को स्पेशली आने के लिए कहा था, लेकिन सिम्मी जानती थी कि उसके पापा उसे कभी नहीं भेजेंगे, इसलिए उसने राहुल को बता दिया कि वो उसके घर नहीं आ पाएगी। राहुल अपने बर्थडे पर कुछ समय सिम्मी के साथ बिताना चाहता था तो उसने सिम्मी को कॉलेज आने के लिए कहा और वहीं से वीर को बिना बताए चुपके से निकलने का प्लान बनाया। सिम्मी ने उसकी बात मान ली और उस दिन कॉलेज चली गई। कॉलेज जाकर वो राहुल से मिली। उसने राहुल से पूछा कि आगे का क्या प्लान है, वीर से कैसे निपटे। राहुल बोला, तुम एक काम करो, पूजा से अपने कपड़े एक्सचेंज कर लो और फिर 1-2 घंटे पूजा को लाइब्रेरी में बैठने को बोल दो। वीर तो लाइब्रेरी में जाएगा नहीं, उसे एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो यही सोचेगा कि सिम्मी लाइब्रेरी में है, तब तक हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे, कहीं घूम कर आ जाएंगे। सिम्मी ने पूजा को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया।
तब तक राहुल ने वीर को बिजी रखने के लिए एक लड़की से कहा कि वो जाकर वीर के साथ थोड़ी देर टाइम पास करके उससे बिजी रखे। वो लड़की वीर के पास गई और बोली, हाय हैंडसम, कैसे हो? उद्धरण चिन्ह। वीर उसे देखकर थोड़ा घबरा गया और बोला, जी। वो लड़की बोली, मैंने पूछा कैसे हो, क्या नाम है तुम्हारा? वो वीर के करीब आने लगी तो वीर उससे बचता हुआ बोला, जी वीर, वीर नाम है मेरा। वो लड़की अपने दिल पर हाथ रखती हुई बोली, वाओ वीर, बहुत ही हॉट टचिंग नाम है तुम्हारा। वीर धीरे धीरे उससे दूर हटने लगा तो वो वीर के करीब आकर बोली, अच्छा वीर, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वीर घबराते हुए बोला, नहीं, नहीं है। वो बोली, ओ सो क्यूट, अच्छा वीर, कौन से ईयर में हो तुम? वीर सोचने लगा कि अब इसको क्या कहूं, सच नहीं बता सकता कि सिम्मी का बॉडीगार्ड हूं। तो वो उससे बचने के लिए उससे बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम याद आ गया। ये कहकर वो वहां से तेजी से खिसक गया। उसके वहां से निकलते ही वो लड़की भी हंस दी और मन ही मन बोली, हाउ क्यूट। इस दौरान सिम्मी और पूजा ने वॉशरूम जाकर अपनी ड्रेस एक्सचेंज कर ली और फिर पूजा लाइब्रेरी में आकर बैठ गई और सिम्मी चुपके से राहुल के साथ पार्किंग जोन की ओर चली गई। उस समय पार्किंग एरिया में कोई स्टूडेंट नहीं था तो राहुल और सिम्मी निश्चिंत थे कि उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। अब वो दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गए और राहुल गाड़ी निकालने लगा। सिम्मी बोली, वाओ न्यू कार, किसकी है? राहुल बोला, डैड ने गिफ्ट की है मेरे बर्थडे पर। उद्धरण चिन्ह। सिम्मी बोली, इट्स टू कूल, मस्त है एकदम, चलो अब फटाफट निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि वीर हमें देख ले। राहुल ने गाड़ी पार्किंग से निकली और उसे गेट की ओर ले जाने लगा। वो जैसे ही कॉलेज गेट के पास पहुंचा तो देखा कि वीर उनकी गाड़ी के सामने खड़ा था। वीर को वहां देखकर उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राहुल ने एकदम से गाड़ी रोक दी और सिम्मी की तरफ देखने लगा। सिम्मी भी डरी हुई आंखों से कभी वीर को देखती तो कभी राहुल को। दरअसल वीर जब उस लड़की से बचकर लाइब्रेरी के बाहर गया तो उसे लगा कि सिम्मी अभी भी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही है। लेकिन जब उसने सिम्मी के पैरों पर नजर डाली तो देखा कि उसने सैंडल पहनी हुई थी, जबकि सिम्मी घर से शूज पहनकर निकली थी। ये देखकर वीर को उस पर शक हो गया तो उसने किसी स्टूडेंट से पूछ लिया कि अंदर जो लड़की बैठी है वो कौन है। सच पता लगते ही वो तुरंत सिम्मी को ढूंढता हुआ पार्किंग एरिया में आ गया था। अब वीर गाड़ी के पास आया और सिम्मी से बोला, सिम्मी गाड़ी से उतरो। उद्धरण चिन्ह। सिम्मी गुस्से में बोली, मैं नहीं उतरने वाली, आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ और आज मैं रुकने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? राहुल बेचारा कभी सिम्मी का मुंह देखता तो कभी वीर का। वीर फिर से बोला, गाड़ी से उतरो। सिम्मी बोली, एक बार में सुनाई नहीं देता है, बोला ना, बर्थडे में जा रही हूँ। अब वीर ने गाड़ी का गेट खोला और सिम्मी को कंधे पर उठाकर ले आया और उसे अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। इस दौरान सिम्मी चिल्लाने लगी कि वीर मुझे नीचे उतारो, वरना डैड को बोल दूंगी। वीर बोला, तुम्हारे डैड का ही ऑर्डर है कि अगर न माने तो उठा कर ले आना। ये कहते हुए वीर ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वीर जबरन सिम्मी को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। घर आकर सिम्मी ने गुस्से में अधिराज जी से कहा, डैड ये सब क्या चल रहा है? ये मेरे साथ कोई भी बेहुदा हरकत करता है और बोल देता है कि आपका ऑर्डर है। अधिराज जी बोले, क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? सिम्मी भड़कते हुए बोली, डैड आज इसने मुझे जबरदस्ती अपने कंधे पर उठा लिया और गाड़ी में बैठा कर घर ले आया। मेरी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है भी या नहीं? अधिराज जी ने अब वीर की तरफ देखा तो वीर बोला, सर सिम्मी अपने फ्रेंड के साथ जाने की जिद कर रही थी, मैंने मना किया लेकिन नहीं मान रही थी, इसलिए उठा कर लाना पड़ा। अधिराज जी बोले, ओके, कोई बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। वीर अपने कमरे में चला गया तो उसके जाने के बाद अधिराज जी प्यार से सिम्मी को समझाते हुए बोले, बेटा, मैंने ही वीर को बोला था कि वो तुम्हें अकेले कहीं भी न जाने दे, और अगर तुम जिद करो तो उठा लाए, लेकिन मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हें साथ लेकर ही आए। अब वीर तुम्हें उठाकर ही ले आया तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने वही किया जो मैंने कहा, लेकिन वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ओके। सिम्मी का गुस्सा अब थोड़ा कम हुआ तो उसने हम कहा और फिर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर सिम्मी सोचने लगी कि इस वीर के बच्चे को तो सबक सिखाना पड़ेगा, इसने राहुल के सामने मेरी इंसल्ट की है, इसे तंग करके यहाँ से ना भेज दिया तो मेरा नाम भी सिम्मी नहीं। इसकी वजह से आज मैं राहुल का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए, कितना बुरा लग रहा होगा उसे। उसने राहुल को फोन किया और बोली, क्या कर रहे हो? राहुल उदास सा बोला, तुम्हें याद कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ काश कि आज के दिन हम साथ होते, लेकिन उस वीर की वजह से तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह उसने तुम्हें जबरदस्ती उठा लिया और अपने साथ ले गया। उसे देखकर मेरा तो खून ही खौलने लगा, मन कर रहा था कि अभी उसका मर्डर कर दूं, लेकिन क्या करूं, सीधी सादी फैमिली से हूं, ये सब नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। सिम्मी बोली, सॉरी यार, वीर की वजह से तुम्हारा बर्थडे खराब हो गया,
लेकिन छोड़ो उसे और अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करो। ये सोच लो कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। राहुल को सिम्मी के बिना अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो थोड़ा उदास था। राहुल को अपसेट देखकर सिम्मी को वीर पर गुस्सा आ रहा था। अब सिम्मी वीर को सबक सिखाने का मौका ढूंढने लगी। एक बार वीर अधिराज जी के साथ किसी केस को लेकर डिस्कस कर रहा था कि सिम्मी दबे पांव वीर के कमरे में गई और वहां जाकर सारा सामान फैलाकर आ गई। उसने वीर के कपड़े कबर्ड से निकाले और बेड पर फैला दिए, तकिए चादर उलट पुलट कर दी और बाकी सामान भी उथल पुथल कर दिया। वो मन ही मन बोली, तुमने मेरी जिंदगी तहस नहस कर रखी है ना। अब देखो मैं तुम्हारे कमरे का क्या हाल करती हूँ। उसने पूरे कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया और फिर चुपके से अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में वीर आया तो उसने देखा कि पूरा रूम बिखरा पड़ा था। वो सोचने लगा कि ये सब किसने किया होगा। फिर वो समझ गया कि हो ना हो, ये सिम्मी का ही किया धरा है। वो चाहता तो तभी जाकर अधिराज जी से सिम्मी की शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपना कमरा फिर से सेट करने में लग गया। कमरा ठीक करके वीर बाहर आया तो उसने देखा कि सिम्मी सीढ़ियों पर खड़ी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो कि देख लिया न मुझसे पंगा लेने का नतीजा। वीर उसे इग्नोर करके बाहर चला गया। इसके बाद भी सिम्मी ने एक दो बार यही किस्सा दोहराया, लेकिन वीर ने इसे उसका बचपना समझकर जाने दिया। वीर को शांत देखकर सिम्मी को और गुस्सा आता। वो सोचती कि ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं करता। एक दिन फिर से सिम्मी उसका सामान फैलाने उसके कमरे में चली गई, लेकिन तभी वीर कमरे में आ गया। सिम्मी उस समय उसकी अलमारी से एक फोटो फ्रेम निकालकर जमीन पर फेंकने ही वाली थी कि वीर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको सिम्मी। उद्धरण चिन्ह। वीर को अचानक देखकर सिम्मी पहले तो थोड़ी ठिठक गई, लेकिन फिर हिम्मत से उसकी ओर देखने लगी। वीर उसके पास आकर बोला, ये मेरी माँ की तस्वीर है, इसे खराब मत करो। उद्धरण चिन्ह। सिम्मी ने अब उस फ्रेम को देखा तो उसमें वीर की माँ, उसकी बहन और वीर की तस्वीर थी। वीर उससे बोला, तुम्हें मुझ पर गुस्सा है ना, तो मेरा बाकी सामान खराब कर लो, लेकिन मेरी माँ की तस्वीर को रहने दो। तुम कहो तो सामान फैलाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये कहकर वीर खुद ही अपने कपड़े निकालकर बेड पर फेंकने लगा। ये देखकर सिम्मी थोड़ी शर्मिंदा हो गई और सर झुकाए वहां से चली गई। सिम्मी के जाने के बाद वीर ने फिर से अपना कमरा समेटा। वीर के कमरे से आने के बाद अब सिम्मी को अपने व्यवहार के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। वो सोचने लगी कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, शायद कुछ ज्यादा ही हो गया। अगले दिन सुबह कॉलेज जाते समय वो वीर से पहले ही जाकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर में वीर आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर वो सिम्मी को लेकर कॉलेज की तरफ जाने लगा। दोनों चुपचाप से बैठे थे कि सिम्मी ही बहुत सोचने के बाद बोली, कल के लिए सॉरी। इतना बोलकर वो चुप हो गई। वो इससे ज्यादा बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी ईगो बीच में आ गई और वो आगे कुछ नहीं बोली। वीर भी गाड़ी चलाता हुआ सामने देखते हुए ही बोला, इट्स ओके। सिम्मी ने वीर के कमरे में उथल पुथल मचा दी, लेकिन जब वीर ने उसे देखकर भी उसे कुछ नहीं कहा तो सिम्मी को अपने किए पर अफसोस होने लगा और वो वीर से सॉरी कहने लगी। वीर ने भी बिना किसी लाग लपेट के उसे माफ कर दिया तो सिम्मी ये देखकर हैरान रह गई। उसे लगा नहीं था कि वीर उसे इतनी जल्दी माफ कर देगा। वो सोचने लगी कि इसकी जगह मैं होती तो बदला जरूर लेती, लेकिन इसने तो ऐसे माफ कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो वीर के शांत से चेहरे को देखकर मन ही मन सोचने लगी कि ये इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं इसे समझती हूँ। उस दिन सिम्मी कॉलेज गई तो राहुल उसे मिला। राहुल सिम्मी के पास आकर बैठ गया और बोला, क्या बात है, आज शांत लग रही हो। सिम्मी बोली, नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ बर्थडे कैसा रहा। राहुल बोला, तुम्हारे बिना कैसा होता, कर लिया बस जैसे तैसे सेलिब्रेट। सिम्मी बोली, इस बार तो ऐसा ही रहा, अगली बार अच्छे से तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ओके। पार्टी मेरी तरफ से होगी। वो राहुल को खुश करते हुए बोली। राहुल उदास सा बोला, उसके लिए पूरे 1 साल वेट करना पड़ेगा। क्यों ना उसके पहले ही कभी पार्टी कर ले, कहीं होटल में चलते हैं। सिम्मी बोली, वीर भी तो है साथ में। राहुल बोला, तो उसे भी लेकर चलो, तुम कहो तो मैं बात करता हूँ। सिम्मी बोली, नहीं रहने दो, वो नहीं मानेगा। उद्धरण चिन्ह। राहुल गुस्से में बोला, इस वीर की तो जब से ये आया है हमारी प्राइवेसी की ऐसी तैसी कर रखी है। सिम्मी राहुल को घूरती हुई बोली, क्या बोल रहे हो, वो अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहा है, पापा के ऑर्डर पर कर रहा है। राहुल सिम्मी को देखकर बोला, आज बड़ी उसकी साइड ली जा रही है, क्या बात है। सिम्मी बोली, कोई बात नहीं है, तुम बैठो, मुझे लेक्चर अटेंड करने जाना है। ये कहकर वो अपनी क्लास अटेंड करने चली गई। उस दिन के बाद सिम्मी का वीर के प्रति व्यवहार थोड़ा बदल गया था। वो अब वीर को अपना दुश्मन नहीं समझती। वीर भी समझता था कि आजकल सिम्मी कैसे मैनेज कर रही है। हर वक्त तलवार सी सिर पर टंगी रहती है, जिस वजह से वो कहीं घूमने भी नहीं जा पाती। इसलिए सिम्मी का मन बहलाने के लिए वीर कभी कभी कॉलेज के बाद उसे आसपास के एरिया में घुमा लाता। वो जानता था कि अधिराज जी के दबाव की वजह से सिम्मी कहीं घूमने नहीं जा पाती और इसलिए वो बहाने बनाकर निकलने की कोशिश करती है।
सिम्मी भी समझ रही थी कि वीर जो भी कर रहा है वो उसकी ड्यूटी है। एक दिन सिम्मी ने अपने डैड से कॉलेज के बाद शॉपिंग जाने के लिए पूछा तो वो बोले, क्या करना है शॉपिंग पर? आजकल हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है, ऑनलाइन मंगवा लो ना। सिम्मी बोली, लेकिन पापा मुझे मॉल में जाकर शॉपिंग करनी है। कितने दिनों से कहीं घूमने नहीं गई, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। अधीराज जी बोले, खामख्वाह थक जाओगी, इससे अच्छा है कि ऑनलाइन ले लो, डिस्काउंट भी मिलेगा। वो सिम्मी को लालच देते हुए बोले। सिम्मी गुस्से में बोली, मुझे नहीं लेना ऑनलाइन, आप मुझे जाने दोगे या नहीं? अधीराज जी सिम्मी की जिद देखकर परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे भेजूं, कहीं किसी ने सिम्मी के साथ कुछ कर दिया तो। तभी वीर अधीराज जी से बोला, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं इनके साथ। वीर को देखकर अधीराज जी की चिंता कम हो गई तो उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। वो बोले, शॉपिंग पर ही भेज रहा हूं, कहीं और नहीं। कहीं शॉपिंग के बहाने अपने दोस्तों के साथ मत निकल जाना। सिम्मी अधीराज जी के गले लगते हुए बोली, थैंक यू सो मच पापा। अगले दिन सिम्मी और वीर पहले कॉलेज गए और फिर उसके बाद वीर सिम्मी और पूजा को लेकर मॉल में चला गया। इतने समय बाद सिम्मी शॉपिंग पर निकली थी तो आज वो बहुत खुश थी। सिम्मी पूजा के साथ पूरे मॉल में घूम घूम कर शॉपिंग करने लगी। वीर उनके आसपास रहकर उन पर नजर रखे हुए था। शॉपिंग के दौरान पूजा को किसी का कॉल आया तो वो साइड में जाकर बात करने लगी। सिम्मी तब तक अकेले ही कपड़े देखने लगी। वीर उसके पास ही खड़ा था। कपड़े देखते हुए वो इन सेक्शन में चली गई। वहां भी वीर उसके पीछे पीछे जाने लगा तो सेल्स गर्ल ने वीर को रोक लिया और बोली, सर ये वीमेन सेक्शन है। सिम्मी ने वीर के पास जाकर धीरे से कहा, यहां तो मत आओ कम से कम। वीर नजरें चुराता हुआ थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। वो यहाँ वहां देख रहा था और बीच बीच में सिम्मी पर भी नजर मार रहा था। तभी उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगा। वीर ने कॉल रिसीव की और बात करने लगा। वीर ने उससे पूछा, हेलो कौन बोल रहे हो? दूसरी ओर से आवाज आई, मैं मोहित बोल रहा हूँ। कहाँ है तू? वीर बोला, कौन मोहित? और आपने किसे कॉल किया था? उद्धरण चिन्ह। वो आदमी दूसरी ओर से बोला, अबे पागल हो गया है, तुझे ही तो फोन कर रहा हूँ, कहाँ है तू? वीर उसका लहजा देखकर बोला, तुमने गलत नंबर पर कॉल लगा लिया है। ये कहकर उसने कॉल काट दी। फोन रखकर वो मन ही मन बोला, ये आजकल के लड़के भी बात करने की तमीज ही नहीं होती इनमें। वो सोच में डूबा हुआ ही था कि उसे फिर से उसी नंबर से फोन आने लगा। वो आदमी फिर से वही बात कर रहा था। वीर उसे समझाने लगा कि ये तुमने गलत जगह फोन लगा लिया है। वो उस आदमी के साथ कॉल पर बिजी था कि तभी वहां एक नकाबपोश आदमी आया और वीर से नजर बचाकर वो सिम्मी कर करीब चला गया। फिर वो सिम्मी का मुंह बंद करके उसे जबरदस्ती ले जाने लगा। सिम्मी ने चीखने की कोशिश की लेकिन उसने सिम्मी का मुंह कसकर बंद कर दिया और उसे तेजी से इमरजेंसी एग्जिट गेट की ओर ले जाने लगा। वीर कुछ देर तक उस अनजान नंबर पर उलझा रहा। फिर आखिर में बोला, देखो ये रॉन्ग नंबर है, दोबारा फोन किया तो घर से उठाकर ले जाऊंगा, समझे तुम? ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। फोन रखकर उसने सामने देखा तो सिम्मी वहां नहीं थी। उसने सिम्मी को यहाँ वहां देखा लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। उसने सिम्मी को आवाज भी दी लेकिन सिम्मी का कोई जवाब नहीं आया। तभी सेल्स गर्ल वहां आई तो विराट ने उससे पूछा, जो लड़की अभी यहाँ आई थी उसे देखा आपने? सेल्स गर्ल बोली, सॉरी सर, लेकिन मैं काउंटर पर गई थी तो मैंने नहीं देखा। विराट अब सिम्मी के लिए परेशान हो गया। उसने आसपास सब जगह देखा लेकिन उसे सिम्मी कहीं नहीं दिखी। फिर उसने ट्रायल रूम के सभी गेट खटखटाकर सिम्मी को आवाज दी लेकिन सिम्मी वहां भी नहीं थी। वो अब परेशान सा इधर उधर सिम्मी को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर कुछ गिरे हुए कपड़ों पर गई, जिन्हें जाते समय सिम्मी ने जानबूझकर गिरा दिया था। वीर ने देखा कि आगे कुछ जूतों के निशान भी थे जो इमरजेंसी एग्जिट की ओर जा रहे थे। वहीं सिम्मी का एक ईयरिंग भी गिरा हुआ था। वीर ईयरिंग उठाकर उसी तरफ भागा और वहां सीढ़ियां उतरकर तेजी से नीचे की ओर जाने लगा। सीढ़ियां उतरते हुए उसने देखा कि एक नकाबपोश सिम्मी को जबरन लेकर जा रहा था। उसे देखकर वीर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा और एक दूसरे रास्ते से बाहर की ओर भागा। जैसे ही वो नकबपोश सिम्मी को इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते बाहर ले जाने वाला था कि वीर उसके सामने खड़ा हो गया और उस पर रिवॉल्वर तानते हुए बोला, चो उसे, वरना गोली चला दूंगा। वो नकाबपोश निहत्था था तो उसने वीर से पंगा लेना ठीक नहीं समझा। उसने यहाँ वहां देखा और फिर कुछ लोगों को आते जाते देखकर वो सिम्मी को वीर के ऊपर धक्का देकर भाग गया। सिम्मी जैसे ही वीर के ऊपर गिरी तो वीर ने उसे थाम लिया। वीर ने उससे पूछा, तुम ठीक हो सिम्मी? सिम्मी हौनफती हुई बोली, हाँ ठीक हूँ। वीर उस नकबकोश के पीछे पीछे भागा लेकिन वो कुछ दूरी पर भागने के बाद लोगों की भीड़ में गुम हो गया। वीर ने यहाँ वहां देखा लेकिन इतने लोगों में उसे ढूंढना नामुमकिन था। वो वापस सिम्मी के पास गया और उसे पानी पिलाकर पूछने लगा, कौन था वो? सिम्मी बोली, पता नहीं, एकदम से आया और मेरा मुंह बंद करके ले जाने लगा। वो कहते हुए भी हौनफी रही थी। वीर सोचने लगा कि अच्छा खासा मौका हाथ से निकल गया।
अगर वो आदमी पकड़ा जाता तो आज ही पता चल जाता कि अधिराज सर का दुश्मन कौन है। कुछ देर में सिम्मी नॉर्मल हुई तो फिर वो उसे लेकर वापस शॉपिंग जोन में चला गया। तब तक पूजा भी वहां आ गई। सिम्मी को सहमा हुआ सा देखकर पूजा बोली, क्या हुआ सिम्मी? घबराई हुई सी क्यों लग रही है? सिम्मी वीर की तरफ देखने लगी तो वीर बोला, सिम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए। फिर सिम्मी से बोला, मेरे ख्याल से घर चलते हैं, शॉपिंग फिर कभी कर लेंगे। सिम्मी ने भी हामी भरी तो वीर उसे लेकर घर की ओर चला गया। उन्होंने पहले पूजा को ड्रॉप किया और फिर दोनों अपने घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में सिम्मी ने धीरे से वीर से कहा, डैड को मत बताना, वरना वो टेंशन लेने लगेंगे और शायद मेरा बाहर निकलना ही बंद करवा दें। वीर ने सिम्मी का डर से सहमा हुआ चेहरा देखा तो हम कहने लगा। फिर कुछ देर में वो दोनों पहुंच गए। घर पर सुवर्णा जी ने उन दोनों को आते देखा तो वो सिम्मी से पूछने लगी, शॉपिंग पर नहीं गई? सिम्मी नजरें चुराते हुए बोली, गई थी, लेकिन थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी तो वापस आ गई। सुवर्णा जी को अब उसकी फिक्र होने लगी तो वो उसका माथा चेक करते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? बुखार तो नहीं लग रहा है? सिम्मी सिर पर हाथ रखते हुए बोली, चक्कर से आ रहे हैं। सुवर्णा जी बोली, मना किया था ना तेरे पापा ने, मानती कहाँ है तू, जा अपने कमरे में आराम कर, मैं जूस लेकर आती हूँ। उन्होंने सिम्मी को कमरे में आराम करने को कहा और खुद उसके लिए जूस बनाकर ले आई। सिम्मी डरी हुई सी थी तो वो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। सुवर्णा जी बोली, बेटा तू पढ़ाई का लोड मत लिया कर, उसी वजह से तेरी तबीयत खराब हो गई है। आजकल कितनी मुरझा गई है मेरी बच्ची। सिम्मी उस आदमी के बारे में ही सोचे जा रही थी तो उसने अपनी माँ की कही बात सुनी ही नहीं। सुवर्णा जी बोली, चल मैं तेरे सिर में तेल लगा देती हूँ, बहुत दिनों से नहीं लगाया। ये कहकर वो सिम्मी के बालों में तेल लगाने लगी और सिम्मी इस दौरान सोच में ही डूबी रही। वीर अपने कमरे में बैठा इस हादसे के बारे में सोच रहा था कि तभी नौकर उसके लिए जूस लेकर आ गया। वीर ने जूस लेकर थैंक्स कहा तो नौकर चला गया। उसके जाने के बाद वीर सोचने लगा कि इस बारे में अधिराज जी को बताना चाहिए या नहीं। वो सोचने लगा कि अगर उन्हें बता दिया तो वो परेशान हो जाएंगे, साथ ही सिम्मी पर और सख्ती करेंगे। इसका असर सिम्मी पर भी पड़ेगा। अगर नहीं बताया और आगे फिर से ऐसा अटैक दोबारा हो गया तो। वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे ख्याल आया कि क्यों न इस बारे में मैं खुद ही छानबीन करूं। अधिराज सर को बताने से पहले मैं इस केस से जुड़े कुछ सबूत इकट्ठा कर लूं, उसके बाद ही सर को बताना ठीक होगा। वो इस गुत्थी को खुद ही सुलझाने के बारे में सोच ही रहा था कि कैसे शुरुआत करूं। तभी उसे याद आया कि वो नकाबपोश बिना किसी हथियार के सिम्मी को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। वो सोचने लगा कि कोई भी किडनैपर बिना हथियार के किसी को कैसे किडनैप करने आ सकता है। हो सकता है कि वो कोई ऐसा ही सड़कछाप गुंडा हो, जो पैसों के लिए सिम्मी से लूटपाट करने की कोशिश कर रहा हो। इसके लिए मुझे मॉल में जाकर छानबीन करनी पड़ेगी। अगले दिन रविवार था तो वीर अधिराज जी के पास जाकर बोला, सर आज सिम्मी कहीं जाने वाली है क्या? अधिराज जी अखबार से नजर उठाकर देखते हुए बोले, पता नहीं, क्यों, क्या हुआ? वीर बोला, मुझे पर्सनल काम से जाना था तो अगर सिम्मी घर पर ही है तो मैं काम निपटा कर आ जाता हूँ। अधिराज जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम होकर आ जाओ, घर पर तो हम सब हैं ही। अधिराज जी ने अनुमति दी तो वीर किडनैपर की तलाश करने मॉल चला गया। वहां जाकर उसने गुपचुप तरीके से थोड़ी बहुत छानबीन की। वो आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने लगा। वो उसी सेक्शन में गया जहां से सिम्मी को किडनैप करने की कोशिश की गई थी। वहां भी उसे सब कुछ सामान्य लगा। उसने यहाँ वहां नजर डाली तो उसे कुछ सीसीटीवी कैमरे दिखे। वो सोचने लगा कि किडनैपर इन कैमरों में रिकॉर्ड तो जरूर हुआ होगा। उसने घूमते घूमते सिक्योरिटी रूम देखा तो उसे वहां एक गार्ड दिख गया। गार्ड ने वीर को देखा तो कड़क आवाज में बोला, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? वीर बोला, मैं इंस्पेक्टर वीर, आपसे कुछ मदद चाहता हूँ। गार्ड ने आवाज नीची करते हुए कहा, कहिए सर, मैं क्या कर सकता हूँ? वीर बोला, मुझे कल की सीसीटीवी फुटेज देखनी है, क्या मैं देख सकता हूँ? गार्ड बोला, सर मैं आपकी हेल्प जरूर करता लेकिन उसके लिए वारंट की जरूरत पड़ेगी। आप वारंट लेकर मैनेजर को दिखा दो, उनका ऑर्डर होगा तो मैं जरूर फुटेज दे दूंगा। वीर समझ गया कि बिना किसी लीगल वारंट के वो वहां ज्यादा जांच नहीं कर पाएगा और वारंट लेने के लिए उसे अधिराज जी को सब बताना पड़ेगा। वो गार्ड से बोला, मुझे फुटेज मत दो, बस वीमेन सेक्शन की क्लिप दिखा दो। वहां से एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश की गई थी, तो मुझे बस ये देखना था कि वो किडनैपर कौन था। गार्ड चौंक कर बोला, किडनैप? वीर बोला, हाँ उसी सिलसिले में मैं जांच कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी इतनी सी हेल्प कर दो तो किडनैपर को पकड़ने में हेल्प हो जाएगी। वीर की रिक्वेस्ट पर गार्ड क्लिप दिखाने को राजी हो गया। उसने वीमेन सेक्शन की क्लिप निकाली और उसी समय की वीडियो दिखाने लगा जब सिम्मी वहां आई थी। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक आदमी इमरजेंसी एग्जिट वाले रास्ते से ऊपर आया और वीर को बिजी देखकर सिम्मी को किडनैप करने की कोशिश करने लगा। फिर वो उसी रास्ते सिम्मी को लेकर जाने लगा।
वीर ने गार्ड से पूछा, जिस रास्ते से ये आया वहां कोई कैमरा है? गार्ड बोला, नहीं सर, उस रास्ते पर कोई कैमरा नहीं है। वहां सिर्फ सीढ़ियां हैं और वहां से कोई आता जाता भी नहीं है, इसलिए कैमरा नहीं लगवाया। वीर ने गार्ड को थैंक्स कहा और सोचने लगा कि उस किडनैपर ने काफी सोच समझकर सिम्मी को किडनैप करने की कोशिश की है। वो ऐसे रास्ते से आया जहां कोई कैमरा नहीं था और गया भी ऐसे कि उसे भीड़ में ढूंढना मुश्किल हो जाए। मॉल से लौटने के बाद वीर घर आ गया और अपने कमरे में बैठकर उस शख्स के बारे में सोचने लगा। उस किडनैपर को याद करके वीर सोच रहा था कि उसकी बॉडी लैंग्वेज किसी प्रोफेशनल किडनैपर जैसी तो थी नहीं, जरूर वो कोई सिरफिरा या कोई सड़क छाप गुंडा होगा। इसी बीच उसके मन में ये ख्याल भी आया कि हो सकता है ये सब सिम्मी ने प्लान किया हो। क्या पता वो फिर से राहुल के साथ भागने के चक्कर में हो। लेकिन उस कंडीशन में राहुल उसे किडनैप करके क्यों ले जाएगा? और उस समय के हालात देखकर साफ पता लग रहा था कि सिम्मी को जबरन उसकी मर्जी के बिना ले जाया जा रहा था। वीर इस घटना को लेकर उलझता जा रहा था। वो सोचने लगा कि मुझे अब सिम्मी के लिए और भी सतर्क रहना होगा। उस रात को सुवर्णा जी डिनर के वक्त अधिराज जी से बोली, आज अमेरिका से मेरी बहन का फोन आया था। अधिराज जी खाना खाते हुए बोले, अच्छा क्या कह रही थी? सुवर्णा जी बोली, उसके बेटे की शादी है अगले हफ्ते, हम सबको बुला रही थी। अधिराज जी बोले, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तुम चली जाओ। सुवर्णा जी बोली, क्यों चली जाऊं? सबको बुलाया है उसने। सिम्मी बोली, मैं भी नहीं आ पाऊंगी मॉम, मेरे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। अधिराज जी सुवर्णा जी से बोले, हाँ तो सही है ना, मैं और सिम्मी यहीं रुक जाते हैं, तुम होकर आ जाओ, मैं यहाँ सिम्मी की देखभाल भी कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। सुवर्णा जी बोली, सिम्मी क्या दूध पीती बच्ची है जो आप उसकी देखभाल करेंगे? शादी लायक हो गई है, अब तो उसे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। अधिराज जी बोले, अरे लेकिन वो यहाँ अकेली कैसे रहेगी? सुवर्णा जी बोली, रह लेगी, फिर वीर भी तो है उसके साथ। सिम्मी बोली, हाँ पापा आप जाओ, मैं रह लूंगी। सुवर्णा जी और सिम्मी दोनों ही उनसे जाने की जिद करने लगी, लेकिन अधिराज जी को सिम्मी की चिंता थी। उन्हें परेशान देखकर वीर बोला, सर आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा। वीर ने सिम्मी की सुरक्षा का आश्वासन दिया तो अधिराज जी जाने के लिए राजी हो गए। फिर उन्होंने अपनी और सुवर्णा जी की अगले दिन की फ्लाइट की टिकट करवाए और विदेश जाने की तैयारी करने लगे। रात को ही दोनों पैकिंग भी करने लगे और अगले दिन निकलने की तैयारी करने लगे। इस दौरान सुवर्णा जी सिम्मी को समझा रही थी कि उनके जाने के बाद अपने खाने का ध्यान रखना और जो भी खाना खाना हो नौकर को बता देना, साथ ही वीर के भी खाने पीने का ध्यान रखना। अगले दिन अधिराज और सुवर्णा जी फ्लाइट लेकर विदेश चले गए। उनके जाने के बाद सिम्मी और वीर घर पर अकेले रह गए। हालांकि सिम्मी अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताती थी, कभी टीवी तो कभी मोबाइल पर लगी रहती। लेकिन अपने माता पिता के जाने के बाद वो बोर सी होने लगी। दिन तो जैसे तैसे निकल गया। रात के वक्त नौकर ने खाना बनाया और सिम्मी और वीर ने साथ में डिनर किया। खाना खाकर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद वीर अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन सिम्मी को नींद नहीं आ रही थी तो वो फोन पर गेम खेलने लगी। जब गेम खेलकर वो बोर हो गई तो फिर हॉल में आकर बैठ गई और टीवी ऑन करके मूवी देखने लगी। इसी बीच वीर कमरे से बाहर आया तो सिम्मी को हॉल में देखकर बोला, तुम सोई नहीं अभी तक? डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। सिम्मी उदास सी बोली, मॉम डैड नहीं है तो नींद नहीं आ रही थी, तुम क्यों नहीं सोए अभी तक? वीर बोला, मैं भी काम ही कर रहा था। तभी सिम्मी कुछ सोचकर चाहते हुए बोली, अच्छा कैरम खेले क्या? वीर उसके चेहरे पर चमक देखते हुए बोला, ओके खेलते हैं चलो। बस फिर इसके बाद वो दोनों देर रात तक कैरम खेलते रहे। इसके बाद सिम्मी को नींद आने लगी तो वो जमाने लगी। वीर बोला, अब सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है? सिम्मी बोली, हाँ चलो सोती हूँ, गुड नाइट। इसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। 2 दिन बाद सिम्मी का प्रोजेक्ट था और आज कॉलेज की छुट्टी थी तो वो जी जान से प्रोजेक्ट बनाने में जुट गई। वीर भी उसके प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प कर रहा था। वीर को हेल्प करते देख सिम्मी पूछने लगी, तुमने कहाँ तक कॉलेज किया है? वीरा बोला, ग्रेजुएशन। सिम्मी बोली, साइंस से। वीर ने हम कहा तो सिम्मी बोली, बढ़िया है, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। वैसे कौन से सब्जेक्ट थे तुम्हारे? वीर बोला, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। सिम्मी हम करते हुए बोली, इंप्रेसिव। फिर दोनों बात करते हुए प्रोजेक्ट पूरा करने लगे। उस दिन सुबह से थोड़ी थोड़ी बारिश सी हो रही थी। दिन में तेज बारिश होने लगी तो उनका नौकर खाना बनाकर करके अपने घर जाने लगा। जाने से पहले वो सिम्मी से बोला, मैडम आज बारिश ज्यादा है, अगर शाम तक ऐसा ही रहा तो मैं नहीं आ पाऊंगा। सिम्मी बोली, ठीक है तुम जाओ। तभी वीर बोला, ध्यान से जाना। उसके जाने के बाद वीर और सिम्मी ने लंच किया और फिर से काम में लग गए। फिर तो मौसम ऐसा बिगड़ा कि रात तक आंधी तूफान, बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी होने लगी। सिम्मी अपने काम में बिजी थी तो उसने ज्यादा नोटिस नहीं किया। वीर भी सिम्मी की हेल्प करने के बाद अपनी माँ से फोन पर बात करने लगा।
कुछ देर बाद उसने फोन रखा तो तब तक सिम्मी भी प्रोजेक्ट पूरा करके अपने कमरे में चली गई और फोन पर राहुल से बतियाने लगी। उसने राहुल को बताया कि उसके पेरेंट्स विदेश गए हुए हैं और वो घर पर अकेली है। राहुल मजाक करते हुए बोला, तो मैं मिलने आ जाऊं? सिम्मी बोली, सिर्फ मम्मी पापा गए हैं। वीर और घर के गार्ड्स यही हैं। मिलने तो क्या, देखने भी नहीं देंगे। राहुल बोला, वैसे ये अच्छा मौका है। तुम वीर को घर के किसी काम से बिजी करके बाहर आ सकती हो। सिम्मी बोली, अभी तो मैं खुद इतनी बिजी हूं कि मुझे ही बाहर जाने का टाइम नहीं है। आज पूरा दिन प्रोजेक्ट में चला गया। अब कल कॉलेज है तो कल भी बिजी ही रहूंगी। राहुल बोला, कोई बात नहीं, कल कॉलेज में ही मिलते हैं फिर। वीर ने अपनी माँ से बात करने के बाद घड़ी में देखा कि 8 बज गए थे और बाहर अब भी मौसम खराब ही था। वो सोचने लगा कि अब तो नौकर आएगा नहीं, डिनर का भी टाइम हो गया है। सिम्मी को देखकर लगता तो नहीं है कि इसे खाना बनाना आता होगा। बेटर है कि मैं ही कुछ बना लूं। वो किचन में गया और यहाँ वहां देखने के बाद उसने फ्रिज में से अंडे निकाले और ब्रेड ऑमलेट बनाने लगा। कुछ देर में सिम्मी को भूख लगने लगी तो वो नीचे आकर किचन में चली गई। वहां उसने देखा कि वीर कुकिंग कर रहा था। उसने वीर से पूछा कि आज नौकर नहीं आया क्या? वीर बोला, मौसम खराब है इसलिए नहीं आया। दिन में ही तो बताया था उसने। सिम्मी बोली, ओह हाँ, मैं भूल गई थी। फिर कुछ सोचकर बोली, तो बाहर से खाना मंगवाए क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वीर बोला, कोई फायदा नहीं है। इतनी बारिश में कोई नहीं आएगा। मैं ब्रेड ऑमलेट बना रहा हूं दोनों के लिए। तुम्हें कुछ और खाना हो तो देख लो। उद्धरण चिन्ह। सिम्मी सोचने लगी कि मुझे तो कुछ बनाना आता नहीं है। इससे अच्छा मैं भी यही खा लूं। वो बोली, ठीक है, मैं भी ब्रेड ऑमलेट ही खा लूंगी। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद सिम्मी वही बैठकर वीर को कुकिंग करते हुए देखने लगी। वीर का फटाफट हाथ चलाना देखकर वो हैरान रह गई। वो गाल पर हाथ रखते हुए बोली, और क्या क्या बनना आता है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। वीर बोला, अपने लायक थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। दाल चावल, ऑमलेट, खिचड़ी और ब्रेकफास्ट यही सब। उद्धरण चिन्ह। सिम्मी हैरान होकर बोली, अच्छा, तुम्हें तो बहुत कुछ आता है। मुझे तो मैगी बनानी भी नहीं आती। वीर उसकी बात पर थोड़ा मुस्कुरा दिया और फिर अपने काम में लग गया। सिम्मी ने भी फ्रिज में से जूस निकाला और उसे 2 ग्लास में डालने लगी। फिर वो सर्विंग प्लेट निकालने लगी कि तभी जोरदार बिजली कड़की और वो वीर से लिपट गई। सिम्मी के इस तरह एकदम लिपट जाने से वीर शॉक हो गया। फिर नॉर्मल होते हुए धीरे से बोला, तुम्हें बिजली गिरने की आवाज से डर लगता है? सिम्मी उससे अलग होकर हिचकिचाते हुए बोली, हाँ थोड़ा। सॉरी। वीर बोला, कोई बात नहीं, चलो डिनर करते हैं। इसके बाद उन दोनों ने वही किचन में ही डिनर किया। सिम्मी को वीर के बनाए ब्रेड ऑमलेट बहुत टेस्टी लगे। वो बोली, नॉट बैड, अच्छी कुकिंग कर लेते हो तुम। वीर ने थैंक्स कहा और फिर दोनों डिनर करके अपने रूम की तरफ जाने लगे। तभी वीर ने सिम्मी से को आवाज दी, सिम्मी। सिम्मी ने हाँ कहा तो वीर बोला, अपने रूम की विंडो लॉक कर लेना। सिम्मी ने ओके कहा और फिर सोने चली गई। वीर भी अपने कमरे में बैठा हुआ क्राइम बुक्स पढ़ रहा था कि तभी अधिराज जी का कॉल आने लगा। वीर ने उनका फोन उठा लिया और बोला, जय हिंद सर। अधिराज जी बोले, जय हिंद। कैसे हो वीर? वीर बोला, मैं ठीक हूँ सर। आप और मैम कैसे हो? अधिराज जी बोले, हम भी ठीक है। सुवर्णा तो फंक्शन में बिजी है, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी सिम्मी पर ही है। वो ठीक तो है ना? वीर बोला, उनकी फिक्र मत कीजिए सर, सिम्मी ठीक है। अधिराज जी बोले, कहीं गई तो नहीं ना वो, या कोई उससे मिलने आया हो? वीर बोला, नहीं सर, उनका कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें ही लगी हुई थी। अभी डिनर करके सोने गई है वो। अधिराज जी बोले, उसका ध्यान रखना वीर, मेरे लिए उससे ज्यादा कीमती इस दुनिया में कोई नहीं है। वीर बोला, आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए और ट्रिप एंजॉय कीजिए। वीर से बात करने के बाद अधिराज जी ने फोन रख दिया तो वीर सोचने लगा कि जिन अधिराज सर को देखकर अपराधी थर थर कांपते थे, वो अपनी बेटी के लिए इतने फिक्रमंद रहते हैं कि आज वो खुद डर के साए में जी रहे हैं। फोन रखने के बाद वो सोचने लगा कि एक बार सिम्मी को देख लेना चाहिए कि वो ठीक ठाक सो रही है या नहीं। ये सोचकर वो उसके कमरे की ओर जाने लगा। तभी उसे ख्याल आया कि इतनी रात को अगर उसके कमरे में गया तो पता नहीं वो क्या सोचेगी। लेकिन उसकी सुरक्षा भी तो जरूरी थी, सो वो कोई जुगत लगाने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिम्मी के कमरे का दरवाजा खटखटाया और आवाज देने लगा, सिम्मी। सिम्मी। दरवाजा खटखटाकर वो इंतजार करने लगा कि अब सिम्मी दरवाजा खोलेगी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। वीर ने दोबारा दरवाजा खटखटाया लेकिन अब भी सिम्मी के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वीर को उसकी चिंता होने लगी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, और वो दरवाजा तोड़ने लगा।